Next question is very easy. A particle with a specific charge S is fired with a speed v towards a wall at a distance d, perpendicular to the wall. What minimum magnetic field must exist in this region for the particle do not hit the wall? तो यहाँ पे हम करेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है. मान लीजिए मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सामने जो है एक वॉल है. यहाँ आप एक वॉल दिखा दीजिए. एक चार्ज पार्टिकल को कहा जा रहा है कि वो जिसका स्पेसिफिक चार्ज जो है वो एस है, वो वी स्पीड से वॉल की तरफ फेंका जाता है. वी स्पीड से जैसे ही वो वॉल की तरफ फेंका जाता है, जहाँ तक का डिस्टेंस हमें कहा जा रहा है डी है, और यहाँ पे हमसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये चार्ज पार्टिकल वॉल को हिट ना करे. वॉल को हिट ना करे मतलब ये आपको पता है सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो जो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उसी पॉइंट से उस पर फोर्स लगती है और वो लगती है टुवर्ड्स द सेंटर. मान लो ये सेंटर है. अब ये अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो लास्ट लेक्चर्स मैंने बताया हुआ है आपको कि ये जो डिस्टेंस रहेगा जहाँ से ये बेंड होकर वापस मुड़ेगा, इसे रेडियस कहेंगे. अगर ये रेडियस जो है वो लेस देन डी रहा तो इसका मतलब पार्टिकल वॉल को हिट नहीं करेगा, लेकिन रेडियस ग्रेटर देन डी रहा तो पार्टिकल वॉल को हिट करेगा. तो आपका रेडियस जो है वो लेस देन जो है वो डी होना चाहिए. रेडियस लेस देन डी होने का मतलब यहाँ पे वी कैन से दैट इक्वल टू आल्सो रेडियस हमारा क्या होता है, हमें बी की वैल्यू निकाल. रेडियस होता है हमारा एम वी बाई बी क्यू, दैट इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी. और यहाँ से हम जो है किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की. देन व्हाट, एम वी बाई क्यू डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू बी. यहाँ पे आपको जो है वो Q बाय एम जो है वो होता है स्पेसिफिक चार्ज, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में. देखिए ऊपर S लिखा हुआ है, चार्ज बाय मास का रेशो. तो दिस विल बी V बाय एस डी लेस देन इक्वल टू B, यानी कि B की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो है वो V बाय एस डी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमसे कहा जा रहा है चार्ज पार्टिकल इज इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय अटैचिंग it to a string fixed at one point. If a magnetic field is switched on in the vertical direction, the tension in the string. देखिए हम एक जो है पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कराते हैं. अगर मैं पार्टिकल दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कराता हूँ तो यहाँ मैं एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और एक सर्कल में मैं दिखा देता हूँ कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. तो एक में इनवर्ड है, एक में यहाँ पर रीजन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. हमसे ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है. हम मान लेते हैं एक में इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है. ठीक है. अब यहाँ पर जो धागा है, धागे के अंदर यानी कि जिस स्ट्रिंग से बांधा हुआ उसमें जो अंदर की तरफ फोर्स आएगी, जो यहाँ पे सर्कुलर पाथ सर्कुलर मोशन कराएगी, उसी को टेंशन कहा जाएगा. अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट वाले केस में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, फील्ड इनवर्ड है. आप फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड रखिए, सेंट्रल फिंगर को ऊपर की तरफ कीजिए, देखिए थंब अंदर की तरफ आएगा तो फोर्स जो है वो अंदर लग रही है, यानी कि जो फोर्स है जो कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी, जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो अंदर लग रही है. ठीक है. सेकंड केस में यही F इज इक्वल टू क्यू वी बी को देखें तो वो बाहर लग रही है, बिकॉज फील्ड आउटवर्ड है, फर्स्ट फिंगर आउटवर्ड हो जाएगी तो यही मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड हो जाएगी. अब टेंशन की जहाँ तक बात है, टेंशन तो टूवर्ड्स द सेंटर या कहूँ टूवर्ड्स द स्ट्रिंग लगती है, अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगती है. तो यहाँ अगर हम फर्स्ट वाले केस में बात करें तो T जो अंदर लग रहा है उसमें T प्लस FM मैग्नेटिक फोर्स ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है. दिस मस्ट बी एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस FM यानी कि QVB. एंड सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस में FM जो है वो T के अगेंस्ट लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, और नेट फोर्स मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. देन T इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय आर प्लस FM. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला केस एंड सेकंड वाला केस, तो टेंशन जो है वो mv स्क्वायर बाय आर में FM को माइनस करके आएगी तो कम आएगी mv स्क्वायर बाय आर से, प्लस करके आएगी तो mv स्क्वायर बाय आर से ज़्यादा आएगी. तो इट में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड है या आउटवर्ड है. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q1
accelerate through a potential difference V, enter a perpendicular magnetic field in which it experience a force F. If V is increased to 5V, then particle will experience a force. हमसे कहा जा रहा है चार्ज पार्टिकल है, चार्ज Q है, उसको एक्सेलरेट किया गया एक पोटेंशियल डिफरेंस देके जिसको V वोल्ट का बताया जा रहा है. V इज पोटेंशियल डिफरेंस, रिमेंबर दिस इज नॉट अ वेलोसिटी. अब हमसे कहा जा रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 5V कर देंगे तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी. सर अब ध्यान देखें तो फोर्स का क्या रिलेशन होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से. पोटेंशियल डिफरेंस दे के ही चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाता है, तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस या वर्क डन बाय द बैटरी इन एक्सेलरेटिंग टू चार्ज इज W इज इक्वल टू QB. और ये वर्क डन जो है वो इक्वल टू होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के. चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी. दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे K से. तो इनिशियली हमने V वोल्ट का पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई Q इंटू V. तो फाइनली हुआ क्या, थोड़ी देर बाद फाइनली हमने क्या किया, यही पोटेंशियल चेंज कर दिया जी. हमने दोबारा से वर्क डन किया, W डैश पोटेंशियल दिया 5 इंटू V. तो नई काइनेटिक एनर्जी आ गई K डैश. तो नई काइनेटिक एनर्जी जो है K डैश वो पिछली वाली काइनेटिक एनर्जी से, ध्यान दें तो QV से जो कि पिछली वाली है उसे 5 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ K. अब आपको फोर्स निकालनी है, तो सर फोर्स का रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dP/dt. फोर्स का मेन फॉर्मूला यही है, यहीं से सारे फॉर्मूले फोर्स के बनते हैं. यहाँ पे अगर बात करूँ dP/dt में, दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मोमेंटम में चेंज आया चार्ज पार्टिकल के, बिल्कुल सही बात है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मोमेंटम में चेंज आया. मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मोमेंटम में चेंज आया, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. मोमेंटम इज इक्वल टू होता है √2km, 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर में K मतलब किलो, M मतलब मीटर नहीं, K मतलब काइनेटिक एनर्जी, M मतलब मास होता है. लास्ट टॉपिक्स में मैं आपको बता चुका हूँ. तो देखिए अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमने मास में कोई चेंज नहीं किया, 2 कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी में आप चेंज कर रहे हैं जो कि आपने 5K कर दी है. अगर काइनेटिक एनर्जी 5K हो गई है तो फिर फोर्स कितनी हो गई होगी, F डैश न्यू फोर्स, दैट विल बी 2 न्यू काइनेटिक एनर्जी M बाय में क्या dt. बाकी सब कुछ सेम है. नई काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो 5 टाइम्स ऑफ पुरानी काइनेटिक एनर्जी है, 2 इंटू 5K, साथ में क्या M बाय में क्या आएगा dt. तो आप समझ सकते हैं, वैसे डायरेक्टली भी समझ में आ गया था हमारे को कि फोर्स √K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितने टाइम K बढ़ेगा उसके रूट टाइम्स जो है फोर्स बढ़ जाएगी. K 5 टाइम बढ़ा है तो फोर्स जो है वो √5 टाइम बढ़ जाएगी. पर यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आ गया मैथमेटिकली. दिस इज √5 टाइम्स ऑफ √2km/dt. वट इज़ 2km/dt, वो है हमारी पुरानी फोर्स, यानी कि दिस विल बी √5 टाइम ऑफ पुरानी फोर्स, है ना. दैट इज़ द आंसर. अगला क्वेश्चन आसान सा है. देखें एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद द सेम स्पीड. इफ प्रोटॉन टेक्स 20 माइक्रोसेकंड्स टू मेक 5 रिवोल्यूशंस, देन द पीरियोडिक टाइम फॉर द अल्फा पार्टिकल वुड बी व्हाट. आपसे कह रहा है प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं. प्रोटॉन्स को 20 माइक्रोसेकंड लगते हैं 5 रिवोल्यूशन में. अच्छा 5 बार रिवॉल्व करता है, मतलब 5 इंटू टी का टाइम जो है, एक रिवोल्यूशन का टाइम जो होता है वो कैपिटल T होता है. 5T इज 20 माइक्रोसेकंड, यानी कि 1T इज व्हाट. अगर मैं T की बात करूँ 5T 20 माइक्रोसेकंड है, तो 1T कितना होगा 20/5, यानी कि 4 माइक्रोसेकंड. यहाँ पे एक जो है रिवोल्यूशन का टाइम आ गया 4 माइक्रोसेकंड. हाँ जी. तो हमसे कह रहा है कि बताओ अल्फा पार्टिकल का टाइम क्या होगा. ये तो प्रोटॉन का टाइम है, तो अल्फा पार्टिकल का टाइम निकालते हैं प्रोटॉन के टाइम की हेल्प से. प्रोटॉन के टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या हो, T इज इक्वल टू 2πm/bq. दैट इज़ द फॉर्मूला. भाई 2π सेम है. अगर प्रोटॉन के मास की बात करूँ m ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, प्रोटॉन का चार्ज E ले लेता हूँ. यही टाइम तो हमें 4 माइक्रोसेकंड मिला ना भाई. 5 रिवोल्यूशन का 20 था, 1 रिवोल्यूशन का कितना होगा 20/5, यानी कि 4. अच्छा ये तो प्रोटॉन का हो गया, मुझे अल्फा का निकालना है. अल्फा के टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी यही रहेगा 2πm/bq. अब मैं यहाँ पे मास लूँगा अल्फा का और चार्ज भी लूँगा अल्फा का. अल्फा का मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है और चार्ज जो होता है वो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है. अब प्रोटॉन के मास को आप m कह रहे हो, अपने ऊपर लिखा है तो यहाँ m कह देता हूँ मैं. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले फॉर्मेट में, मतलब 2πm/be रहना चाहिए, इसको चेंज नहीं करना है. तो 2πm/be रहना चाहिए. इसका मतलब दिस विल बी 2 ×
टू पाई एम बाई बी ई, क्योंकि टू पाई एम बाई बी ई की वैल्यू अपने को पता है वो कितनी है 4, तो अल्फ़ा का टाइम पीरियड क्या आ गया 2 × 4, दैट इज़ हाउ मच 8 माइक्रो सेकेंड, दैट इज़ द आंसर। लो जी, इससे आसान क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। डबली आयनाइज ऑक्सीजन एटम O2 नेगेटिव, सिंगली आयनाइज लिथियम एटम Li प्लस are traveling with the same speed, perpendicular a uniform magnetic field. The relative atomic masses of oxygen and lithium are 16 and 7 respectively. The ratio of radius, their radius, मैंने तीन ही ऑप्शन लिए भाई, चौथा ऑप्शन की नीड नहीं थी हमें भाई। रेडियस का फॉर्मूला तो हमारा क्या होता है mv/bq, है ना। वेलोसिटी इज़ बेकार बाय एम, रेडियस इज़ mv/bq। अब मुझसे कोई कहता है रेडियस का रेशियो निकालो O2 नेगेटिव की और किसकी Li प्लस की, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ तो मास ऑफ O2, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑफ O2, वो चार्ज ऑफ ऑक्सीजन बाय में मास ऑफ लिथियम, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाय इनटू में क्या चार्ज ऑफ लिथियम। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इन सब में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें दोनों की सेम स्पीड थी, यहाँ लिखा हुआ है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी जी। ये कट गए आपस में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये हमारे बी और वी कट गए, ये बचा मास ऑफ ऑक्सीजन बाय में मास ऑफ लिथियम इनटू में क्या चार्ज ऑफ लिथियम बाय में चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, है ना। चार्ज बाय मास का रेशियो कह सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ये अपने को सब कुछ गिवन ही है। ऑक्सीजन का मास है 7, लिथियम का है, ऑक्सीजन का 16 है, लिथियम का 7 है, और चार्ज हमारे को लिथियम का पता ही है कितना है, दैट इज़ E, और ऑक्सीजन का कितना है हमारा 2E। तो दैट इज़ द आंसर 16/14। 16/14 मतलब 8/7। देखिए इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे एक पार्टिकल है विद अ चार्ज Q मूविंग विद अ मोमेंटम P एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Normally, the magnetic field has magnitude B and is confined to region of width D, where D is less than P/bq. P मतलब momentum मतलब mass into velocity. Then the particle is deflected by an angle theta in crossing the field. आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पार्टिकल जो है वो थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है बाय क्रॉसिंग द फील्ड। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ होगा कहीं सेंटर। अब यहाँ अगर सेंटर होगा तो ये पार्टिकल जब यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ है तो हम अगर बात करें इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारे लिए, सॉरी ये नहीं, ये एंगल थीटा हो जाएगा हमारे लिए। राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ बनाएंगे, उसको हटा देते हैं, पहले भी हमारी बात हुई है एक चैप्टर में। और साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये पाथ हो जाएगा रेडियस, कौन सा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी थिकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको डी कह रहे हैं। मैंने पहले जब फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने साइन थीटा इस ट्रायंगल में से निकाला था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, वो T/r था। T मतलब थिकनेस, यहाँ D/r है जी। अब कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर जो है आपको r की वैल्यू पुट करनी है। r इज़ द रेडियस जिसका फॉर्मूला होता है mv/bq। यहाँ पे ये हो जाएगा dbq बाय में mv का मतलब हो जाएगा मोमेंटम p, mv मतलब मोमेंटम p। तो आंसर इज साइन थीटा इज bq/d/p, है ना। ये dbq इसलिए लिखा, कई बार लगता है d इज़ अ डेरिवेटिव, d यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, d यहाँ थिकनेस है, bq/d/p। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लॉजिकल और इजी है। A particle of mass this charge this enter in uniform magnetic field strength 1 Tesla along the direction shown in figure. The speed of the particle is 10⁻7 meter per second. The magnetic field is directed inward normal to plane of paper, सब कुछ हमें दिख रहा है। The particle leaves the region in the field at point F. The main point is there. Then the distance EF will be what. हमसे कहा जा रहा है पार्टिकल जो है, यहाँ दो बार मैंने डायग्राम बनाया है कि यहाँ E से एंटर हो रहा है और F से बाहर निकल रहा है सर, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ये एक सर्कुलर पाथ यानी कि कर्व पाथ फॉलो करता हुआ बाहर निकल रहा है। तो आपको बताना है E से F तक की दूरी क्या होगी। देखते हैं कैसे बनाना है, डायग्राम दोबारा बनाते हैं इसका। देखिए पार्टिकल जब चार्ज पार्टिकल यहाँ +q चार्ज पार्टिकल जब जैसे ही एंटर करेगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं इस तरफ लगेगी इसको, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, इधर ही कहीं होगा इसका सेंटर। मान लीजिए ये इसका सेंटर है जी, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल ये इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ बाहर निकलता है।
ये जो डिस्टेंस होगा या कहूँ ये जो डिस्टेंस होगा जो मैंने एरो दिखाया है, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस है जी आर। हमसे कहा जा रहा है ये एंगल है 45 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा। अब इस डिस्टेंस को निकालना है तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करते हैं। नीचे ये एंगल जो मैंने दिखाया है 45 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी कितने होंगे 45 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये हो जाएगा आर साइन थीटा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। नीचे वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला भी, ये भी हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। तो दोनों डिस्टेंस मिलाकर कितने हो जाएंगे, जो कि ई से एफ तक बोले गए थे, राइट में डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, आर साइन थीटा दैट इज़ व्हाट ई टू वेयर एफ। तो ई से एफ तक के डिस्टेंस हमारे हो जाएंगे सर 2r साइन थीटा, है ना। 2r साइन थीटा मतलब साइन 45। बस यहाँ से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। r का फॉर्मूला होता है mv/bq, साइन 45 इज़ 1/√2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू मास दिया है हमें 1.6 10⁻⁻27, वेलोसिटी दी है 10⁻⁷, और साथ में हमारे पास नीचे 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 इंटू में 1/√2। ये हमारा बचता है क्या 2/10√2, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2/10 इंटू में √2 होता है 1.414, तो ये 14.14 बन जाएगा और ये आएगा 0.14 मीटर। समझ सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 1.6 से 1.6 कट गया, यहाँ पे हमारा 10⁻⁻27 है, ये दोनों मिला के 10⁻+26 बन जाएगा। तो बहुत इजी है, ये √2 से 2 कट गया ये, है ना। तो दैट इज़ द आंसर 0.14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमसे कहा जा रहा है एक डायग्राम है P एंड Q आर पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट 2.5, P पे 2.5 है, I में Q में I करंट है। राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ पेपर दिख रहा है हमें। इनवर्ड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 4×10⁵ मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ दिस एट पॉइंट R। देखिए क्या कह रहा है, ये एट पॉइंट R पे एक इलेक्ट्रॉन है जी, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है एट पॉइंट R पर, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड में लाई करेगा। ये वायर में करंट इनवर्ड है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड राइट में निकालूंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। किधर आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, इधर नीचे की तरफ, है ना। अगर मैं Q वाली वायर की निकालूंगा तो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ P एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ Q। अब ये दोनों फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगी, दोनों फील्ड की वजह से फोर्स फील करेगा, तो नेट फोर्स जो ये फील करेगा सेम डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालूं तो मैं फील्ड दिखाता हूं डाउनवर्ड में, करंट दिखाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो फोर्स मेरी जो है डायरेक्टली आउटवर्ड द प्लेन, बाहर की तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो गिवन भी है, बट बात मेन ये आती है कि नेट फोर्स जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को ऐड करके आएगी, बिकॉज दोनों की फील्ड आउटवर्ड में मुझे नज़र आ रही है। आई कैन से दैट आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब यहाँ पे नेट फोर्स निकालता हूँ तो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी QVB, है ना। थीटा तो 90 है, QVB साइन 90। थीटा किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो दिस विल बी Q, यानी कि चार्ज पार्टिकल का चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो E, वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की B1 यानी कि BP, है ना, एंड सेकंड वाले की वजह से E है, V वही है, E वही है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी BQ। तो ये E और V तो सेम रहेगा, चार्ज का, पार्टिकल का चार्ज एंड उसकी वेलोसिटी। सम होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q। तो नेट फोर्स जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है हमें, एक बार हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P इज़ μ0/4π, 2 इंटू में P का करंट, बाय में डिस्टेंस कितना दिया है 5,
है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू में क्यू का करंट जो कि हमें फाइंड करना है, जो आई दिया हुआ है, वाई में डिस्टेंस कितना है क्यू से 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे पी से डिस्टेंस 5 है और क्यू से डिस्टेंस जो है हमारा 2 है। तो यहाँ आर होता है डिस्टेंस, यहाँ 5 यहाँ 2। अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू मिल जाएगी। एफ नेट क्वेश्चन में आपको गिवन है, कितना गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻20। ई होता है 1.6 10⁻⁻19। ईजी कैलकुलेशन है। वेलोसिटी दी है 4 इंटू 10⁻5। म्यू नोट बाय 4 पाई, दोनों में से कॉमन ले लीजिए बाहर, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻7। 2 भी दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया जी दोनों में से। अंदर बचा आई पी बाय 5, समझ रहे हैं, 2 कॉमन है दोनों में से, आई पी बाय 5। आई पी क्वेश्चन में गिवन है आपको 2.5 दिया हुआ है, 2.5/5 प्लस में आई बाय 2, है ना। तो 2.5/5 भी 1/2 होता है। ये कट जाएंगे जी, सब कुछ यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, ये बचेगा 1/10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 1 प्लस आई बाय 2। यहाँ से सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे पास जो आएगा आई इज इक्वल टू दैट विल बी 100/20 -1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4 एम्पियर। दैट इज़ द आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आसान सा है। कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज पर यूनिट मास अल्फा है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, मूव कर रहा है वेलोसिटी v नॉट आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है माइनस b नॉट के कैप, या कहूँ b नॉट माइनस के कैप यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। पार्टिकल पासिस थ्रू द 0y0 देन y इज इक्वल टू व्हाट। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है भाई। ये मैंने यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे एंटर हुआ था, उस पर उसी वक्त एक फोर्स लगी टूवर्ड्स वाई एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये उसकी वेलोसिटी थी v नॉट, जिससे वो एंटर हुआ है, जिस स्पीड से, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो है यहाँ पे ये फोर्स जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी और इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराते हुए बाहर ले जाएगी। हमसे कहता है कि आपको पता लगाना है पार्टिकल जब 0y0, 0y0 कहाँ होगा सर? ये अपना हो गया ओरिजिन, कौन सा वाला भला? ये वाला हो गया अपना ओरिजिन, है ना। ये हो गया 0 0 0 0y0, तो यहाँ आएगा ऊपर, है ना। यहाँ x भी 0 और ये y एक्सिस की वैल्यू हो गई y और y भी 0, सॉरी z भी 0। बस तो यहाँ से जहाँ वो बाहर निकल रहा है तो आपने बताना है जी y किसके इक्वल है, यानी कि ये पाथ y दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी कि डायमीटर। सिंपल सी बात है भाई। अपोजिट एंड तक का डिस्टेंस क्या होता है सर्कुलर पाथ में? अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड तक का डिस्टेंस 2r होता है, तो 2r हो गया। तो y इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू में r मतलब mv/bq, जिसमें हम ये जान सकते हैं q/m मतलब अल्फ़ा होता है, तो 2v/b को b नोट कहा जा रहा है, साथ में ये क्या आ जाएगा q/m अल्फा, तो अल्फा दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन गिवन बाय द b इज इक्वल टू b नॉट 1 + x/l k कैप x स्क्वायर लूप ऑफ एज l एंड कैरिंग अ करंट I is placed with its edge parallel to the xy axis. Find the magnitude of the net force experienced by the loop. आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव z एक्सिस पर प्लस के। अब मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेते हैं जी साहब। उसके बाद हमसे कहा जाता है इस मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो ये कांस्टेंट नहीं है, मैंने यूनिफॉर्म दिखा रखी है पर यूनिफॉर्म है नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे वेरी कर रही है, मतलब एक्स बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। एक स्क्वायर लूप लेना है आपने और स्क्वायर लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है आपने। एक स्क्वायर लूप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और स्क्वायर लूप की साइड आपको बताई जा रही है कितनी है जी, L है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग है x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू L है जी, ठीक है। अब हमसे कहा जाता है कि बताइए नेट फोर्स क्या लगेगी। नेट फोर्स अगर मैं बात करूँ तो नेट फोर्स क्या होगी जी, यहाँ पे 4 इसके स्क्वायर लूप के पोर्शन हो गए A B C D। अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन पोर्शन AB दैट इज फॉर्मूला इज BIL, है ना। तो B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B नॉट
1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 बाय में L करंट I इंटू में लेंथ L, लेंथ तो L है, स्क्वायर लूप है। अच्छा, व्हाट इज एफ सी डी? एफ सी डी इज आल्सो BIL, यानी कि B0 1 प्लस L बाय L, है ना, x की वैल्यू L है, इंटू में IL। तो व्हाट इज द फॉर्मूला हेयर? B0 IL एंड दिस इज 2 B0 IL। नाउ फाइंड द डायरेक्शन। पहली बात मैं आपको बता दूं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक चैप्टर के अंदर कि डायरेक्शन जो यहाँ पर रहेगी वो क्या रहेगी, इस पर अपवर्ड रहेगी, इस पर डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, अगर मैं करंट को फ्लो कराता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हम फ्लो करा देते हैं जी, तो उस केस में देखिए जितनी फोर्स BC पर है उतनी ही फोर्स हमारी नीचे AD पर है। दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। बट हम बात करें इस पर जो फोर्स हमारी लग रही है AB पर, वो फोर्स हमारी लेफ़्ट में आ रही है और ये यहाँ फोर्स राइट में आ रही है। और AB पर जो फोर्स है और जो हमारी CD पर जो फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि BC और AD अपोजिट थी, वो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गई, बट AB और CD इक्वल नहीं है। AB जो है वो B0 IL है और CD 2 B0 IL है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स जो है CD में से AB को माइनस करके निकालेंगे, जो आएगी B0 IL, यानी कि I B0 L, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हमसे कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड AC इन गिवन फिगर कितनी होगी जी। हम अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, AC इंक्लाइंड है। आप AC के दो कंपोनेंट कर दीजिए यहाँ पे। AC के जब दो कंपोनेंट आप करेंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इस AC के दो कंपोनेंट किए हैं सर। AC की लेंथ L है, ये एंगल मेरा 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरे पास ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा? AC यानी कि L cos 60, यही लिख रहा हूँ डायग्राम में मैं। और ये वाला कंपोनेंट अपना क्या हो जाएगा? L sin 60। अब आप देख सकते हैं एक लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और दूसरी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आपको कौन सी लेंथ लेनी होती है फोर्स निकालने के लिए? जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जो पैरेलल लेंथ होगी, जो पैरेलल वायर होगी, उस पर तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाती ही नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, BI इंटू में L परपेंडिकुलर, यानी कि BI इंटू में L sin 60, है ना। तो दैट फॉर्मूला इज BIL sin 60 इज √3/2। वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है ना, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ के बीच में। यहाँ पे हमारा वो एंगल 60 डिग्री है, तो दैट इज द फॉर्मूला √3/2 BIL। डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इजीली निकल जाएगी आपकी।